बागेश्वरी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम नए पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 8 के पहला पाठ है हिंदी, उसमें है ध्वनि, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला जो आपके पाठ्यक्रम था, सिलेबस था हिंदी का, इस बार आपके चेंज हो गया है, तो अपने नए पाठ्यक्रम के अनुसार अपन नई शुरुआत कर रहे हैं। तो पहला जो पाठ है अपना ध्वनि। ध्वनि शब्द का अर्थ क्या होता है आप सभी जानते हैं, ध्वनि यानी होती है आवाज़। अब आपके इस पाठ के जो लेखक कवि हैं उनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो उनमें इन्होंने इस ध्वनि के माध्यम से यानी इस आवाज़ में कौन सी आवाज़ को सम्मिलित किया है, जो उनके मन की आवाज़ है। पहले हम तो उनके थोड़े से परिचय के बारे में जान लेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ था 1896 में। में पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर ज़िले में हुआ था। ये थे आधुनिक काल के, आधुनिक काल के छायावादी युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं। छायावाद जो शब्द है वो है प्रकृति से संबंधित। छायावाद शब्द है प्रकृति से संबंधित। और आपके इस पाठ के अंदर जो प्रकृति है उसमें सबसे प्रमुख जो ऋतुओं का राजा है आपके बसंत। आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम भी बसंत है, ये आप ध्यान रखना। जो नई पाठ्य पुस्तक आई है उसका नाम भी बसंत है। और इसमें इस पाठ में भी जो कवि हैं उन्होंने बसंत ऋतु, जो ऋतुओं का राजा है बसंत, उसके माध्यम से अपने नए जीवन में उत्साह और आत्मविश्वास की भावना से जो निराशावादी लोग हैं, जो निराशावादी युवक हैं, उनको उन्होंने प्रेरित किया है। अब जो इनका जीवन था, क्योंकि बचपन में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, और जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो इनके जितने भी प्रियजन थे, इनके चाचा चाची, इनकी पत्नी, उनकी सबकी मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण इनका जीवन निराशा से ग्रसित हो गया था। लेकिन धीरे धीरे इनका जो पूरा जीवन संघर्ष में बीता, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपने आत्मविश्वास और उत्साह के साथ जब इन्होंने लेखन कार्य प्रारंभ किया, तो इन्होंने जब अपनी कविता लिखी इस ध्वनि के माध्यम से, इन्होंने अंतिम जो चरण है कि मैं उनको द्वार दिखा दूंगा, यानी जो अनंत हैं, हमारे जो ईश्वर हैं, उन तक उन्होंने अपनी आवाज़ को पहुंचाने का प्रयास किया है। तो अब अपन अपनी कविता को शुरू करते हैं। कविता है ध्वनि, आपको इसका अर्थ भी पता चल गया है। ध्वनि यानी आवाज़, यानी कवि अपनी इस आवाज़ से जो निराशाजनक युवक हैं उनमें उत्साह की भावना का संचार करना चाहते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत। मृदुल यानी मधुर, यहाँ जो मद है इसका अर्थ हो जाता है मधुर या कोमल। कवि कह रहा है कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी अभी मेरे जीवन में, अब यहाँ जो वन है, ये वन किसको संबोधित किया है? कवि ने अपने जीवन रूपी उपवन को, जीवन रूपी जो उपवन है उसको उन्होंने वन कहा है। जो जीवन रूपी उपवन है उसको कहा है कि उनके जीवन में अभी जीवन रूपी जो उपवन है उसमें मधुर बसंत आया है, इसलिए उनका अभी अंत नहीं हो सकता है। आगे अपन चलते हैं। हरे हरे ये पात, पात यानी होती है पत्तियाँ, पात यानी होती है पत्तियाँ। डालियाँ कलियाँ कोमल गात, गात यानी हो गया है शरीर, गात यानी हो गया है शरीर। यहाँ कवि क्या कह रहा है कि जब बसंत ऋतु आती है तो जो पेड़ पौधों की जो पत्तियाँ होती है वो हरे रंग की हो जाती है, और जो डालियाँ हैं वो कोमल हो जाती है, और उनका जो शरीर होता है वो भी कोमल हो जाता है, और कलियाँ अधखिली हो जाती है, कलियाँ हो जाती है वो अधखिली हो जाती है। फिर उसके आगे क्या कह रहे हैं कवि? मैं ही अपना स्वप्न मधुर कर। पहले तो इन्होंने बसंत ऋतु के माध्यम से कहा है कि जैसे ही बसंत ऋतु आती है तो बसंत ऋतु
अपने सपनों, अब सपना कौन सा है उनका, वही बसंत ऋतु, पेड़ पौधों की हरियाली उत्पन्न करना चाहेगी। तो मैं अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित, निंद्रित यानी जो सोई हुई कलियां हैं, निंद्रित का अर्थ हो गया है सोई हुई, सोई हुई कलियां हैं, प्रत्युष, निंद्रित यानी सोई हुई कलियां। हरे हरे ये पात। अब बसंत ऋतु के माध्यम से कवि कह रहे हैं यहाँ पर कि बसंत ऋतु के अंदर जो पत्तियाँ होती है वो हरे रंग की हो जाती है, डालियाँ और उनका जो शरीर है वो कोमल हो जाता है, और कलियाँ होती है वो अधखिली हो जाती है। अब ये जो नीचे वाली लाइन है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें कवि बसंत ऋतु के माध्यम से क्या कह रहा है? सबसे पहले नीचे वाली लाइन, फेरूंगा निंद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष, प्रत्युष यानी जगाना, और अब इस नीचे वाली लाइन से, इन दो लाइनों से अपना ये वाला जो अर्थ है मृदुल कर, कर यानी होता है हाथ, कर यानी हाथ, इस लाइन का अर्थ निकलेगा। तो यहाँ पर पहले बसंत ऋतु के माध्यम से कि बसंत ऋतु कह रही है कि यहाँ पर मैं सोई हुई कलियों को जगाने के लिए अपना एक प्रत्युष यानी कोमल हाथ उनके ऊपर फेरूंगी, ताकि वो अधखिली जो कलियाँ हैं या नींद में सोई हुई कलियाँ हैं वो पूरी तरह से खिल जाएगी। तो यहाँ पर इसका जो अलग अर्थ निकल रहा है वो है कि जो कवि है वो ऐसे नवयुवकों को उत्साहित करना चाहता है जो निराशा में डूबे हुए हैं, जिनका आत्मविश्वास बहुत अधिक कमज़ोर हो गया है। अगली लाइन में, पुष्प पुष्प से तंद्रालस, तंद्रालस यानी वही नींद और आलस्य, नींद और आलस्य से सोई हुई, लालसा यानी इच्छा, लालसा यानी हो गई इच्छा। अब यहाँ कवि क्या कह रहा है कि पुष्प पुष्प से, पहले बसंत ऋतु कह रही है कि मैं प्रत्येक पुष्प से, जो प्रत्येक पुष्प जिसके अंदर आलस्य है, नींद है, उसे मैं खींच लूँगी, यानी उसको पूरा उसके अंदर से आलस्य को खींच लूँगी। नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, और उनके अंदर जो नया जीवन रूपी अमृत है उनको मैं सींचकर उसे नया पुष्प के अंदर, नए फूल के अंदर विकसित कर दूंगी। तो इसके माध्यम से कवि यहाँ ऐसे लोगों को प्रेरित कर रहा है, ऐसे नवयुवकों को जो नींद में हैं, जो आलस्य में डूबे हुए हैं, जो उत्साहहीन हैं, जो निराशा में डूबे हुए हैं, उनको जगाने के लिए वो नया उत्साह रूपी जो उत्साह उनके अंदर है, उस ऐसे नव जीवन का वो अमृत उन लोगों के अंदर सींच देना चाहते हैं। द्वार दिखा दूंगा फिर मैं उनको, वे हैं मेरे जहाँ अनंत, या अनंत ईश्वर से संबंधित है जिनका कोई अंत नहीं हो सकता है, अभी न होगा मेरा अंत। यहाँ पर कवि ये कह रहा है कि मैं अपने जो मेरे अंदर उत्साह है, जो आत्मविश्वास है, उसके माध्यम से ऐसी जो मेरी भावनाएं हैं, कोमल भावनाएं हैं, उन कोमल भावनाओं को जो अनंत तक है, यानी ईश्वर है, परमात्मा है, वहाँ तक मैं उनको पहुँचा, ऐसी मेरी जो आवाज़ है वहाँ तक मैं पहुँचा देना चाहता हूँ, इसलिए अभी मेरा अंत नहीं हो सकता है। तो इस कविता के माध्यम से अपन ने ये समझा है कि दो तरीके से अर्थ निकलने हैं। पहले तो बसंत ऋतु जो ऋतुओं का राजा है, बसंत जिसके अंदर हरी हरी पत्तियाँ, डलियाँ कोमल खिल जाती है, और वो सोई हुई कलियाँ भी, खिली जो कलियाँ हैं वो भी खिल जाती है। और एक अन्य अर्थ जो छायावाद की प्रमुख विशेषता है प्रकृति के अंदर, कि प्रकृति से संबोधित करके वो एक अन्य अर्थ इसमें प्रदान करते हैं। पहला तो उसका अर्थ निकलता है और दूसरा एक अन्य विशेष अर्थ उसके अंदर निकलता है। तो यहाँ पर कवि ने बसंत ऋतु के माध्यम से जो निराशावादी हैं, उत्साहहीन हैं, जिनका आत्मविश्वास बहुत कमज़ोर है, ऐसे लोगों को प्रेरित किया है, और ऐसे लोगों में नया जीवन का उल्लास, नया अमृत सींच देने का उन्होंने प्रयास किया है। अब यहाँ पर प्रश्न उत्तर अपन अभ्यास प्रश्न देखते हैं। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं हो सकता? जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन बहुत संघर्ष में बीता है। उनका अपन जीवनी पढ़ के देखें तो वास्तव में उनके जितने भी परिजन हैं उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आत्मविश्वास, अपने उत्साह को कम नहीं होने दिया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि उनके मन में
अभी तक भी उत्साह और बसंत रूपी नया जीवन आया है, इसलिए उनका अभी अंत नहीं हो सकता। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि ने कौन कौन से प्रयास किए हैं? तो प्रत्येक पुष्प से आलस्य और नींद को वो खींच लेना चाहता है, और उनके अपने सपने को पूरा करने के लिए कोमल हाथ, जो अलसाई हुई कलियाँ हैं उन पर अपने कोमल हाथ उन पर फेरना चाहता है। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य को दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? एक नया जीवन रूपी अमृत, उत्साह, उल्लास, आत्मविश्वास की भावना उन ऐसे लोगों के अंदर भरना चाहता है जिसके कारण उनके अंदर से तंद्रा और आलस्य को दूर कर दिया जाए। अब ये प्रश्न तो आप सभी जानते हैं कि बसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रकृति हमारी विचित्र तरह की हो जाती है। सभी जगह ऐसा आकर्षित मनोहर चित्र हमारी प्रकृति में दिखाई देता है कि सभी का मन इस समय लगने लग जाता है। प्रकृति में चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है। दूसरा है बसंत ऋतु में आने वाला त्यौहार, प्रमुख एक ही विशेष त्यौहार है, वो है बसंत पंचमी। उस पर आप अपना निबंध लिखेंगे। ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं? हमारे देश में, जो भारत देश है, उसमें 6 ऋतुएं पाई जाती है। प्रत्येक ऋतु का अपना अपना अलग महत्व होता है। ग्रीष्म ऋतु आती है तो उस समय आप देख सकते हैं कि हमारा जीवन किस तरह से अस्त व्यस्त होता है, किस तरह से हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। शीत ऋतु में तो इसी तरीके से बसंत ऋतु जब आती है तो उस पर भी हमारे जीवन में सभी लोगों को, मन को आकर्षित करने वाला, सभी लोगों को प्रसन्न करने वाला, उत्साह का संचार करने वाला, इस तरीके से। अब ये अनुमान और कल्पना, इस प्रश्न को आप देखकर पता लगा सकते हैं। देखो आराम से कि इसमें कौन सी ऋतु का वर्णन है। फूटे हैं आमों के बोर, भोर वन वन टूटे हैं, होली मची है। होली जिस महीने में आती है तो वो फागुन महीने में आती है। स्वप्न भरे कोमल कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेरते हुए कवि कलियों को प्रभात में आने का संदेश देता है, उन्हें जगाना चाहता है। खुशी खुशी आप अपने अमृत से उन्हें सींचकर हरा भरा करना चाहता है। भाषा की बात में अब इसमें 2 चीज़ें बताई गई है। पहला तो है, एक तो पुनरुक्ति, बार बार एक ही शब्द 2 बार प्रयोग में आ रहे हैं। दूसरे की बात है विशेषण। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेषण का जो वीडियो है पहले ही आपके जो इस चैनल है उस पर चढ़ा चुका है, तो आप उसमें इस विशेषण को पढ़ने का प्रयास करें। और अपन यहाँ पर देख भी सकते हैं कि विशेषण होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। जैसे अपन ने जो कविता है उस कविता को अपन निकालते हैं वापस। यहाँ पर आप देखेंगे तो कोमल गात, तो गात है शरीर और उसकी विशेषता आ गई है कोमल। तो यहाँ पर ये इस तरीके शब्दों का प्रयोग हुआ है। जैसे बसंत है, बसंत के आगे मृदुल लग गया है तो बसंत आपकी संज्ञा हो गई और उसकी विशेषता बता दी है मृदुल। अब जो एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है वो है कि वन शब्द किसका प्रतीक है? तो आपको लिखना है कि ये कवि के जीवन रूपी उपवन का प्रतीक है। दूसरा है कवि ने यहाँ पर जो पात शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया है? यहाँ पर पत्तियाँ हैं और पत्तियों से संबंधित जो उन्होंने अपने निराशाएं हैं, उदासीनता की जो भावनाएं, उसके लिए। और एक प्रश्न बनता है आपके इसमें कि फेरूंगा निंद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर का आशय स्पष्ट कीजिए। तो आपको इसमें पहले तो बसंत ऋतु के अकॉर्डिंग बताना है कि जो बसंत ऋतु है वो बसंत ऋतु अपने जो अधकिली कलियां हैं उनको जगाने के लिए तथा नींद में सोई हुई कलियां हैं उनको जगाने के लिए एक सुंदर मनोहर हाथ उन पर फेरेगी ताकि वो नींद से जाग सके। उसी प्रकार से जो कवि है वो भी निराशाजन जो लोग हैं, उदासीन जन लोग हैं, उनको जगाने का प्रयास करना चाहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह से अपन ने आज पहला पाठ पढ़ लिया है ध्वनि के बारे में पूरा अच्छी तरीके से। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप इस हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आगे हम जो अगला पाठ है वो दूसरा, इसका अध्ययन आगे के वीडियो में करेंगे।